गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे और जिस चैप्टर का नाम है डीएफटी। डीएफटी का मतलब आप जान ही रहे हो, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। हमें पता है कि लेक्चर 6 हम इसमें पढ़ चुके हैं और आज हमें लेक्चर 7 स्टार्ट करना है। तो मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का ये सिलेबस है, जिसमें 2024 वैकेंसी के लिए हम लोग इसको रीड कर रहे हैं। डीएफटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपका नया चैप्टर है, शायद ये कंप्यूटर में आपको कहीं है ना अच्छे से मिल नहीं रहा होगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हो, इस चैनल पर हमारे पढ़ सकते हो। और हमारे एप्लीकेशंस में इस समय आप बैचेस बाई नाउ कर सकते हैं और इस समय बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड बैच लगे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि आप प्ले स्टोर में जाके बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे। देखिए मैं ऐप का नाम लिख दे रहा हूं और जैसा कि आप जानते भी हो और ये स्क्रॉल भी हो रहा है नीचे, आप जाना वहां बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी। देखिए बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी। आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे कहाँ से? प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें दो बैचेस आप ले सकते हो। एक आपका है सफलता बैच और एक वहां होगा फतह बैच। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों बैच आपके यूपी ट्रिपल एससी जेई के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी जेई, और इसमें सारे सिलेबस को कवर किया गया है और जो आपके नए सिलेबस लागू हो रहा है उन नए सिलेबस को भी मैं कवर कराते हुए चल रहा हूँ। तो नए सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो डीएफटी चैप्टर हम लेक्चर 6 इसमें पढ़ चुके हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। अगर मैं बात करूं तो हम लोग लेक्चर 6 में क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिमाइंड करा दूं आप लोगों को। मैंने आपको लास्ट क्लास में आईएमपीएस के बारे में, एनईएफटी के बारे में, आरटीजीएस के बारे में, साथ में मैंने आपको आईएफएससी कोड के बारे में और माइकर के बारे में, और क्यू सैम के बारे में, इतने पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिया है और आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लेक्चर 6 में सीखे होंगे। तो आज हमें लेक्चर 7 पढ़ना है। लेक्चर 7 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कार्ड में दो तरह के कार्ड, आपको एक क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका पीओएस होगा और ई वॉलेट तीसरा पॉइंट होगा और एनपीसीआई 4 होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम इन 4 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेट्स स्टार्ट। हम हेडिंग मेंशन करेंगे कार्ड। अच्छा, क्यू सैम का कमेंट करके आप बताइए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हमारे चैनल पर सारे वीडियो पब्लिक है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब चैनल इसी नाम से है, आप इस समय इस चैनल पर स्पेंड कर रहे हैं टाइम को। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्यू सैम का कमेंट आप करेंगे कि व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ अ क्यू सैम। क्यू सैम क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कार्ड लिखेंगे और चूंकि हम जानते हैं कार्ड दो तरह के हैं, एक आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्रेडिट कार्ड और दूसरा आपसे पूछा जाता है डेबिट कार्ड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करा दे रहा हूँ मैं, वैसे तो आप लोग इनको जानते होंगे, इनके बारे में आपको नॉलेज होगी। तो आइए हम लोग एक हेडिंग मेंशन करते हैं सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए आपके सामने एक टॉपिक मैंने लिख दिया है, क्रेडिट कार्ड। चलिए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है कि भाई क्रेडिट है। क्रेडिट कहते हैं नहीं, हमारा क्रेडिट है। तो ध्यान रखना, जब क्रेडिट की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं नहीं, मार्केट में हमारी क्रेडिट है। तो क्रेडिट किसके लिए आप जरूरी होती है? उधार के लिए। और ध्यान रखना, उधार कैसे मिलता है? आपके है ना रिपोर्ट पर, आपके रिपोर्ट पर, या हम कह सकते हैं आपके व्यवहार पर, या आपके हम बोल सकते हैं आपकी क्षमता पर। हम बोल सकते हैं आपकी क्षमता पर। अभी समझा रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि सर हम मार्केट जाते हैं तो हम किसी से कुछ चीज ले लेते हैं और हम कहते हैं भैया हमारे क्रेडिट पे आप हमको दे दीजिए, हम इसका पैसा जरूर आपको पे करेंगे, अभी नहीं बाद में पे करेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन।
तो इसी स्कीम को बैंकों ने भी समझा और लागू कर दिया कि भाई हम इस तरह से भी अपने बैंकिंग सेक्टर को आगे ले जा सकते हैं, हम फाइनेंशियल व्यवस्था को इस तरह से ग्रोथ करा सकते हैं और उसमें बेनिफिट उनको होगा, क्योंकि बैंक वाले हैं, अगर वो आपको क्रेडिट पे कुछ पैसा देते हैं तो जाहिर सी बात उस पर इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे और वो इंटरेस्ट आपका, हम कहते हैं कि वो ब्याज के ऊपर ब्याज बाद में लगाते हैं। अगर आप टाइम पर स्पेंड नहीं कर पाओगे, जमा नहीं कर पाओगे, डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, तो आपके मूल राशि पर वो ब्याज पे ब्याज लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना, कहते कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे साथ चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, तो इस तरीके से उनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है बैंक वालों का। तो उन सब मैटर पे डिस्कस ना करते हुए बस हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो आइए हम इसमें मेंशन करते हैं। सबसे पहले मेंशन करेंगे, यह एक पतली रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड है, मतलब यह फिजिकल कार्ड है, ऐसे लिख लो, फिजिकल यह फिजिकल कार्ड होता है, ध्यान रखना। फिजिकल कार्ड का मतलब भौतिक रूप से उपलब्ध है। हम इसमें लिखेंगे अगेन, यह पतली, मतलब बहुत मोटा नहीं, पतला, जैसे एटीएम कार्ड आप देखते होंगे, पतली। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब आयत के, है ना, आकार में। रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड है। इतना क्लियर हो गया? नए लाइन से, जो, लिखिए, यूजर को जो यूजर को जो यूजर को सॉरी, क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है, जो यूजर को क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है, करने में हेल्प करता है। देखो ये बहुत बड़ी लाइन हमने लिखा है, इसमें देखो यूजर को क्रेडिट बेस्ड क्रेडिट का मतलब हो गया हमारा, है ना, रिपोर्ट कैसा है, या हमारा क्षमता क्या है, हमारा व्यवहार कैसा है, मार्केट वाली बात, जो अभी मैंने बताया था वही यहाँ पे ध्यान में रखना। फिर नया लाइन से लिखेंगे, यह कार्ड हम लिखेंगे, यह कार्ड सर्वप्रथम, मतलब एक आइडिया कब आया है, यह कार्ड सर्वप्रथम 1946 में इन्वेंट, सॉरी इन्वेंट है ना, इन्वेंट किया गया। कहाँ किया गया, मैं लिख दे रहा हूँ, यूएस में किया गया, और इसको बनाने वाले जो हैं जॉन बिगिंस, तो इनका नाम है जॉन बिगिंस, जॉन बिगिंस, BIGGINS। तो देखो ये कार्ड 1946 में इन्वेंट होता है ना, आविष्कार किया गया। अच्छा ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, यह कस्टमर को एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट देता है। ध्यान रखना, यह कस्टमर को, जैसे आप किसी बैंक में कस्टमर है, यह किसी कस्टमर को एक प्री डिफाइंड एक प्री डिफाइंड एक प्री डिफाइंड मतलब पहले से निर्धारित क्रेडिट लिमिट क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है। तो यह कस्टमर को देखो प्री डिफाइंड, ध्यान रखना, प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है, मतलब एक सीमा है वो सीमा प्री डिफाइंड है। जैसे मान लो मेरा बैंक में अकाउंट है, तो जब बैंक में हमारा अकाउंट है तो जाहिर सी बात है बैंक में हमारी एक स्टेटस होगा। स्टेटस का मतलब हो गया कि हमारा एक अकाउंट किस तरीके से हम उसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस स्टेटस के हिसाब से हमको एक लिमिट दे दी जाएगी। जैसे हमको दे दिया गया 50,000 का, आपका एक प्री डिफाइंड लिमिट बना दिया गया, आप इतने पैसे का उधार ले सकते हैं बैंक से विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़े नए लाइन से, यह कार्ड
यह कार्ड यूजर के द्वारा, मतलब हम लोगों के द्वारा, यूजर के द्वारा शॉपिंग, मान लो हम शॉपिंग खरीदारी करते हैं, शॉपिंग या किसी भी पेमेंट, या किसी भी पेमेंट को करने के लिए, या किसी भी पेमेंट को करने के लिए, पेमेंट को करने के लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। बोलो कंफर्म हो गया। नया लाइन से हम लिखेंगे, इस कार्ड की क्रेडिट लिमिट, इस कार्ड की जो क्रेडिट लिमिट होगा, इस कार्ड की क्रेडिट लिमिट कस्टमर के, कस्टमर के क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर जिसे हम बोलते हैं सिबिल। कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कौन बताता है? सिबिल बताता है। और मंथली इनकम के आधार पर, मंथली इनकम के आधार पर, मंथली इनकम के आधार पर बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है, बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। डिसाइड किया जाता है। बोलो कंफर्म हो गया। इसको जरा सा फिर से समझो। देखो ये जो कार्ड होता है ना, एक इसका क्रेडिट लिमिट होता है कि हम कितना पैसा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखना उस पैसे का एक हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट जनरेट होता है, बिल आता है, और उस बिल के हिसाब से हमें पेमेंट करना रहता है, और उस बिल में मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट आप पे कर सकते हो। साथ में उस बिल की एक लिमिट होती है कि 45 दिन के बाद हमारा बिल जनरेट होगा, तो 45 दिन का हमें समय मिल जाता है। तो इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बस ध्यान रखना 45 डेज के अंदर बिल जनरेट होता है, बिल जनरेट होता है जिसे आप पे करते हैं। अगर आप टाइम से नहीं पे करते तो फिर उस पर ब्याज ज्यादा आने लगता है। तो ध्यान रखना जब भी हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, तो बस इतना हमें ध्यान रखना है कि ये जो क्रेडिट की लिमिट होती है वो कस्टमर के क्रेडिट स्कोर पर, यह हमारी मंथली इनकम क्या है, या बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बैंक हमें डिसाइड करता है, और जैसे वो देखता है फ्यूचर में तो बढ़ाता भी रहता है। तो आई होप इतना बहुत है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक हेडिंग लिखेंगे, टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। चलो इस पे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। हम हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। चलो एक हेडिंग लिखते हैं टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो हम लिखेंगे 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। इसमें 4 प्रकार होते हैं, क्रेडिट कार्ड 4 प्रकार के। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड कार्ड, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कार्ड। दूसरे नंबर पे होता है रिवार्ड कार्ड, ये थोड़ा सा एक बार आप याद कर लेना और लिख लेना इसे, रिवार्ड्स कार्ड। तीसरे नंबर पे आपका आता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, सिक्योर क्रेडिट कार्ड। और चौथे नंबर पे आपका आता है चार्ज कार्ड। देखिए मैंने बोर्ड स्क्रीन पे लिख दिया है चार्ज कार्ड, ये आप ध्यान से सुनना। अब सवाल आता है कि चलो एक एक लाइन लिख के बस जान जाए कि कौन सा कार्ड क्या करता है। तो स्टैंडर्ड कार्ड देखो, यह अपने यूजर के कार्ड एक्सटेंड करता है। हम लिखेंगे बैंक
केवल अपने यूजर को कार्ड एक्सटेंड करता है। इसका मतलब अगर आप उस बैंक के यूजर हैं तभी आपको देगा। इसका मतलब आपको बैंक का यूजर होना जरूरी है। जैसे मेरे पास एसबीआई बैंक में खाता है तो मुझे एसबीआई वाला कार्ड देगा, दूसरे को नहीं देगा, है ना। ये स्टैंडर्ड कार्ड होता है। अगर स्टैंडर्ड कार्ड होगा तो उस बैंक में खाता होना जरूरी है, तभी वो देते हैं। क्लियर हो गया। रिवार्ड कार्ड देखो क्या होता है। देखो इसमें लिखेंगे, इसमें यह यूजर को कैशबैक, हम लिखेंगे यह यूजर को कैशबैक, ध्यान रखना इसमें कैशबैक मिलता है यूजर को, कैशबैक यात्रा पॉइंट, यात्रा पॉइंट का लाभ देता है। इसका मतलब इस कार्ड से हमें फायदा क्या होगा, कैशबैक मिलता है। हमेशा ऑफर आता है तो हम इससे अगर किसी चीज को पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, बिल जमा करते हैं तो हमें कैशबैक मिलता रहता है। या यात्रा हम जाते हैं तो हमें पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट को हम यात्रा में यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में, होटल में, खाने में। फिर रिवार्ड कार्ड वहां के लिए होता है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड देखो क्या होता है। इसमें नगद जमा की आवश्यकता होती है। हम लिख लेंगे इसमें नगद जमा की आवश्यकता होती है, नगद जमा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसमें नगद अमाउंट जमा करेंगे तभी आप इसे यूज कर सकते हो, तो ये सिक्योर्ड होता है, एक तरह का डेबिट कार्ड के जैसा होता है। जैसे हमारा डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड, कि अगर आप पैसा जमा किए हो तभी निकाल पाओगे, तो इसमें भी यही व्यवस्था होता है, सिक्योर्ड होता है। इसमें नगद जमा की आवश्यकता होती, पैसा आपको जमा करना होगा। जो चार्ज कार्ड होता है, इसका कोई पूर्व निर्धारित खर्च सीमा नहीं होता है। देखो इसमें कोई लिमिट नहीं होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। मतलब जैसे भी आपने कहा सर एक लिमिट होता है, पर इसमें अनलिमिटेड है। इसमें कोई लिमिट नहीं होता, पर ये वीआईपी लोगों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, वीआईपी। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, या कोई खिलाड़ी हो गया, या कोई एक्टर हो गया, या कोई राजनेता हो गया, तो चार्ज कार्ड लेके चलते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन ध्यान देना कि आपको टाइम पर भुगतान करना होगा। इसका मतलब भुगतान टाइम पर, जब बिल जनरेट होगा, ध्यान रखना, बिल जनरेट होने पर पेमेंट करना होगा। बिल जनरेट पर भुगतान भुगतान करना होगा। इसका मतलब जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा इस मंथ में, जैसे आपने भी कहा सर 45 डेज पे हमारा बिल जनरेट होता है, तो 45 डेज पे अगर बिल जनरेट हो गया तो आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। पर इसकी कोई लिमिट नहीं, आप इसमें है ना जितना चाहे उतना शॉपिंग करें, जितना चाहे उतना पेमेंट करें, यूज करें। पर इस सबको नहीं मिलता, तो चार्ज कार्ड केवल वीआईपी पर्सन्स को मिलता है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आपको पैसा उतना मेंटेन करके रखना होगा, तभी आप है ना यूज कर पाओगे, ऐसा डेबिट कार्ड है। रिवार्ड कार्ड में तमाम तरह के कैशबैक मिलते हैं, यात्रा पॉइंट का लाभ मिलता है। और जो ज्यादा है वो स्टैंडर्ड कार्ड होता है। तो आज के समय में स्टैंडर्ड कार्ड ज्यादा दिया जाता है, ये ज्यादा पॉपुलर स्टैंडर्ड कार्ड। क्लियर हो गया ना। तो इसमें क्या होता है कि आप बैंक अपने कस्टमर को दे देते हैं कि लो भैया आप मेरे कस्टमर हो, तो आपका खाता मेरे पास है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करो। बोलो कंफर्म हो गया। तो क्रेडिट कार्ड में बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या याद करोगे, सबसे पहले याद कर लेना क्रेडिट कार्ड होता क्या है, क्रेडिट कार्ड कितने प्रकार का होता है और उनके बारे में। अब हेडिंग लिखेंगे हम लोग डेबिट कार्ड। ये लिखते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि अगर हमारा बैंक खाता है तो हमें एक डेबिट कार्ड जरूर मिलता है, जिससे हम अपने खाते से जो हमारा पैसा है वो हम एटीएम के थ्रू निकाल सके, या हम ऐसे कार्ड से ही पेमेंट कर सके, तमाम पीओएस मशीन या स्वैप मशीन के जरिए। तो डेबिट कार्ड में लिखेंगे या भुगतान कार्ड है, इसमें हम लोग लिखते हैं या पेमेंट कार्ड है या भुगतान कार्ड है, यह पेमेंट कार्ड है, यह पेमेंट कार्ड है। एक एक लाइन आप स्टार बना के लिखते चलो। जो यूजर के चेकिंग अकाउंट से पैसा काटता है, जो
यूजर के चेकिंग अकाउंट, मतलब जिसपे हम लोग चेक्ड हैं। चेकिंग का मतलब जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जो यूजर के चेकिंग अकाउंट से, जो यूजर के चेकिंग अकाउंट से पैसा काटता है। ठीक है, पैसा काटता है। नया लाइन से, यह आपके, हम लिख सकते हैं, यह यूजर के सेविंग से सीधे खरीदारी करने के लिए नकद या भौतिक चेक की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह यूजर के सेविंग से, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, आप कहते हैं ना अकाउंट कई प्रकार के होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, या हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट होता है। तो ऐसे करके है ना, क्रेडिट अकाउंट होता है या सीसी अकाउंट होता है। तो अकाउंट के टाइप होते हैं, तो उतना डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना, यह यूजर के सेविंग अकाउंट से, या यूजर के सेविंग अकाउंट से या सेविंग से सीधे खरीदारी करने के लिए, सीधे खरीदारी करने के लिए, करने के लिए भौतिक चेक की आवश्यकता को समाप्त करता है। जो हम लोग चेक देते थे, भौतिक चेक, भौतिक चेक के आवश्यकता को समाप्त करता है। भौतिक चेक के आवश्यकता को क्या करता है, बोलो, समाप्त करता है। इतना क्लियर हो गया? इसका मतलब हमें चेक वगैरह नहीं रखना है, सीधा उस कार्ड से हमारा पेमेंट हो जाएगा। नए लाइन से लिखेंगे, यह यूजर के सेविंग या करंट बैंक अकाउंट, या करंट बैंक अकाउंट से लिंक्ड कार्ड है। मतलब जो हमारा बैंक अकाउंट है उसी से जुड़ा कार्ड है, जितना पैसा बैंक अकाउंट में, उसी को हम यहाँ से रेगुलेट करते हैं या उसका संचालन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जब यूजर अकाउंट ओपन करता है तो इसे बैंक जारी करता है। हम लिख लेंगे, जब, जब यूजर अकाउंट ओपन करता है, जब यूजर अकाउंट ओपन करता है, जब यूजर अकाउंट ओपन करता है तो इसे बैंक जारी करता है। तो इसे बैंक जारी करता है। समझ गए? अगर हम अकाउंट ओपन करेंगे तो बैंक इसे हमें तुरंत दे देगा, तत्काल जारी कर देगा, जिससे हम अपने खाता से पैसा वगैरह निकाल सके। यह एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर पैसा निकालने या अपने पेमेंट को पे करने में यूज होता है। हम लिख लेंगे, यह एटीएम, एटीएम जान ही रहे हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, एंड पीओएस टर्मिनल पर, टर्मिनल का मतलब डिवाइस, टर्मिनल पर पैसा निकालने, पैसा निकालने या, या अपने पेमेंट को पे करने में, पे करने में यूज होता है। बोलो, क्लियर हो गया? नया लाइन से, इससे यूजर उतना ही पैसा खर्च कर सकता है जो वर्तमान में यूजर के अकाउंट में होता है। इससे यूजर उतना ही पैसा खर्च कर सकता है
कर सकता है जितना उसके अकाउंट में है। इसका मतलब जो आपके अकाउंट में है वही पैसा आप खर्च कर पाओगे, क्योंकि इसका नाम है डेबिट कार्ड। अब हम लोग नए लाइन से लिखेंगे टाइप ऑफ डेबिट कार्ड। एक हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ डेबिट कार्ड। टाइप ऑफ डेबिट कार्ड। चलिए इसमें लिखते हैं यह तीन प्रकार का होता है। यह तीन टाइप का होता है। पूछा गया डेबिट कार्ड कितने प्रकार के हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तीन टाइप का होता है। आइए तीनों के नाम लिखते हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड होता था स्टैंडर्ड ना, वैसे भी ये होता है एक स्टैंडर्ड। हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड। थोड़ा सा गैप कर दें, इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। दूसरा होता है ईबीटी, अभी समझा रहे हैं ईबीटी क्या होता है। और तीसरा हमारा होता है प्रीपेड डेबिट कार्ड। प्रीपेड डेबिट कार्ड। ठीक, चलो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड देखो क्या होता है। यूजर के बैंक के खाते के अंतर्गत आता है। यह खाता के साथ मिलता है। जब आप खाता खुलवाते हो तो जो कार्ड आपको दिया जाता है वो स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड होता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ईबीटी का पूरा नाम लिख लेंगे। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट बेनिफिट्स ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, इन नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें बेनिफिट वर्ड जुड़ा है। देखो बेनिफिट, इसमें बेनिफिट लाभ, लाभ वर्ड जुड़ा है। यह राज्य और फेडरल एजेंसी जारी करता है। हम लिख लेंगे इसे राज्य और फेडरल एजेंसी, फेडरल एजेंसी जारी करता है। जो योग्य यूजर को खरीदारी के लिए उनके लाभों का उपयोग करने की अनुमति देता है। करने की अनुमति देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे आपने कहा आजकल सम्मान निधि मिलता है किसानों को। जैसे किसान सम्मान निधि, या हमने देखा होगा आजकल आवास मिलता है, या हमने देखा होगा आजकल कुछ जैसे खाद वगैरह मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि ये सब चीजें हैं ना ईबीटी के तहत मिलता है। ईबीटी, ये इसे ईबीटी अमाउंट कहा जाता है। तो इसके जरिए पैसा हमारे पास आ जाता है, या ईबीटी हम कह सकते हैं कि ईबीटी एक तरह का है ना डेबिट कार्ड भी जारी होता है। आप उसको लेके इन तमाम लाभों के लिए यूज कर सकते हैं। और एक प्रीपेड डेबिट कार्ड होता है। देखो प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब पहले से पेड है। इसका मतलब यह यूजर के बैंक खाते तक, हम इसमें लिख लेते हैं यह यूजर के बैंक खाते तक, बैंक खाते तक पहुंच के बिना, पहुंच के बिना इलेक्ट्रॉनिकली खरीदारी को, पहुंच के बिना
इलेक्ट्रॉनिकली खरीदारी को उस राशि तक उस राशि तक पहुंचाने का एक तरीका है। पहुंचाने का एक तरीका है। पहुंचाने का एक तरीका है जो कार्ड पर पहले से लोड होता है। एक लाइन और लिख लो। जो कार्ड पर पहले से लोड होता है। लोड होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे कोई हमें ना जैसे कोई सरकारी चेक मिलता है। सरकारी चेक। तो अगर उस चेक पे जितना अमाउंट है, आप उतने ही अमाउंट को यूज कर सकते हैं। मान लो 111 का चेक है, तो ये एक तरह का प्रीपेड डेबिट कार्ड के तहत आता है कि हमें एक प्रीपेड डेबिट कार्ड दिया गया और उसमें है ना इतने अमाउंट का चेक इशू किया गया, तो उससे हम प्रीपेड डेबिट कार्ड से उसे निकाल पाएंगे। ध्यान रखना, यह यूजर के बैंक खाते तक पहुंच के बिना इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी को उस राशि तक पहुंचने का एक तरीका है। मतलब जितना अमाउंट हमको दे दिया गया, हम बिना खाता के इसे क्या करेंगे, अपने लिए है ना प्राप्त कर सकते हैं। अब वो जो भी तरीका होगा, मतलब कहाँ से है, किस विभाग से जारी हुआ है और वो विभाग ने कहाँ टाई अप किया है, वो चीज वहीं जाके हो पाएगा। आप उसे दूसरे पर्पज में नहीं ला सकते। इसका मतलब उस पर्पज के लिए है तो उसी पर्पज पे वो पे होगा। बोलो, क्लियर हो गया? तो आई होप इस समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, इसे एक बार अच्छे से याद कर लेना। और एक हेडिंग लिखते हैं, नया एटीएम क्या होता है। आइए लिखते हैं एटीएम। हेडिंग लिखते हैं एटीएम। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने आपको बता दिया। अब एटीएम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि है ना बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले चलूंगा। तो एटीएम का फुल फॉर्म तो आप लोग सब जानते हो। एटीएम का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, इसमें मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग इसे लिख लो। आइए एक बार हम लोग इसे लिखते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखो मैंने लिख दिया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये टेलर का मतलब खजांची होता है। खजांची। खजांची ना, खजांची मतलब कैशियर। जैसे बैंक में कैशियर होते हैं ना, उन्हें खजांची कहते हैं। तो इसी तरह से एक खजांची ऑटोमेटेड है, मतलब एक खुद से है ना चल रहा, इसमें किसी व्यक्ति या किसी मानव का हस्तक्षेप नहीं है। ये ऑटोमेटेड मशीन है। नए लाइन से लिखेंगे, एक स्टार बना के। यह डेबिट कार्ड, हम लिखेंगे यह डेबिट कार्ड पब्लिक क्रेडिट कार्ड को क्या करता है, बोलो? रीड करता है। रीड करता है। यह सैटेलाइट के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है। मतलब कनेक्ट होता है, ऑपरेट होता है। ऑपरेट होता है। नए लाइन से, यह टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब एक डिवाइस है। यह टर्मिनल है जो बैंकिंग के कार्यों को, जो बैंकिंग के टास्क को सुदूर सुदूर एग्जीक्यूट कराता है।
एग्जीक्यूट कराता है। मतलब इसमें बैंकिंग के सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही लिखना है, छोटा सा नोट लिख लो, यहाँ नोट। और नोट में हम लिखेंगे एटीएम कार्ड। नोट में एटीएम कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड के बारे में, क्योंकि एटीएम मशीन पे हम जा रहे हैं तो मेनली हम एटीएम कार्ड के ही माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो एटीएम कार्ड क्या होता है हमें पता होना चाहिए। यह डेबिट कार्ड है जो ऑनलाइन ऑफलाइन यूज होता है। हम लिखेंगे यह डेबिट कार्ड, यह डेबिट कार्ड है। वही डेबिट कार्ड अभी जो पीछे पड़े हो। यह ऑनलाइन ऑब्लिक ऑफलाइन यूज होता है। अब ऑनलाइन कैसे, जैसे आपने कहा हम कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तो इंटरनेट पर ऑनलाइन है, और एटीएम पर ये ऑफलाइन है। यहाँ पे एटीएम पे ऑफलाइन है, दैट्स मीन हम गए और काम किए, ठीक है, वहां पे हम इंटरनेट पे नहीं है, एटीएम पर। नए लाइन से लिखेंगे एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड पर 16 अंक होते हैं। ये पेपर में पूछा गया है। कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। ध्यान रखना, ये सभी अंक कैसे होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं। हम लिखेंगे सभी 16 अंक न्यूमेरिक होते हैं। नोट करते चलेंगे आप लोग। ये 16 अंक क्या होते हैं भैया, न्यूमेरिक होते हैं। नए लाइन से हम लिखेंगे कार्ड के बैक साइड में, कार्ड के बैक साइड में, कार्ड के बैक साइड में 3 अंक का, 3 अंक का सीवीवी नंबर होता है। कार्ड के बैक साइड में कितने अंक का, 3 अंक का सीवीवी। सीवीवी जान रहे हो ना, जो पीछे लिखा होता है। सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ध्यान रखना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू एग्जाम में पूछा गया है। नए लाइन से लिखेंगे कार्ड एक्सपायरी डेट, कार्ड एक्सपायरी डेट तथा कार्ड होल्डर नेम अंकित होता है। इसका मतलब अगर वो कार्ड होगा तो उसमें कार्ड होल्डर का नाम भी अंकित होगा और कार्ड एक्सपायरी डेट भी याद अंकित होगा। ध्यान रखना, कार्ड पिन या ओटीपी की नीड होती है। कार्ड को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, कार्ड को ऑपरेट करने के लिए पिन तथा ओटीपी की नीड होती है। ये फ्यूचर के लिए है, ओटीपी की नीड होती है। अब आप देखो, ओटीपी पीछे पढ़ाया हूं मैं, और पिन आप जानते हो, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो एटीएम कार्ड में बस इतना ही। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग ई वॉलेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग होगा ई वॉलेट। सॉरी, अभी पीओएस नहीं पढ़े हैं। अब हेडिंग लिखिए, पहले पीओएस पढ़ते हैं, पीओएस। चलो पीओएस फटाफट कवर करो। पीओएस नहीं बताया हूं ना। पॉइंट ऑफ सेल, इसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। सॉरी, इसे पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, पीओएस को पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। नए लाइन से यह रिटेल, रिटेल समझ रहे हैं ना, खुदरा, रिटेल स्टोर पर यूज किया जाने वाला, यूज किया जाने वाला सिस्टम है। किया जाने वाला सिस्टम है।
इसका मतलब इसे हम लोग रिटेल स्टोर पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। कंफर्म हुआ, रिटेल स्टोर पर। रिटेल मतलब जहां हम खरीदारी करते हैं, जहां पे हम शॉपिंग करते हैं, या हम प्रोडक्ट लेते हैं, या कोई भी चीज है ना, हम रिटेल स्टोर पे जाके बाई नाउ करते हैं, तो वहां इसको यूज किया जाने वाला एक सिस्टम है, जहां हम लिख लेंगे, जहां से यूजर वस्तुओं की बिक्री का संचालन करता है। जहां से यूजर वस्तुओं के बिक्री का संचालन करता है। संचालन करता है। इसके माध्यम से, नए लाइन से लिखेंगे, इसके माध्यम से सेल किए गए सामान के बिल का पेमेंट किया जाता है। इसके माध्यम से मतलब पीओएस के माध्यम से, इसके माध्यम से सेल किए गए, बेचे गए, सेल किए गए सामान के बिल का, सामान के बिल का पेमेंट किया जाता है। पेमेंट किया जाता है। नए लाइन से, इसका शुरुआत, इसका शुरुआत स्टार्ट, पीओएस का जो स्टार्टिंग है, इसका शुरुआत 1879 में, थोड़ा सा इसे याद कर लेना, 1879 में जेम्स रिटी के द्वारा हुआ। जेम्स रिटी, बताओ किसके द्वारा हुआ, जेम्स रिटी। ठीक है, 1879 मतलब 1800 लगभग 80 के आसपास हम मान लेते हैं, एक मोटा मोटा, पर याद रखना 1879 आज से कितने साल पहले की बात है, देख रहे हैं ना, 18 की बात है, 19 नहीं, 18। पर ध्यान रखना है कि भाई पॉपुलैरिटी तब मिली आज के समय में, पर शुरुआत तो बहुत पहले की है। नया लाइन से लिखेंगे, पीओएस का यूज करने के लिए, पीओएस का यूज करने के लिए, करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की नीड होती है। इसका मतलब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों मिलेगा तभी पीओएस बनेगा, ध्यान रखना। इसमें थर्मल प्रिंटर का यूज होता है जो बिल को प्रिंट करता है। इसमें थर्मल प्रिंटर, थर्मल एक प्रिंटर होता है जिसमें इंक नहीं लगता है, हीट कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो इसमें थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। यूज बिल प्रिंट करने में होता है। समझ रहे हैं, थर्मल प्रिंटर में इंक नहीं लगता है, इसलिए चीप होता है। तो आइए लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ पीओएस सिस्टम। हम क्या क्या कंपोनेंट यूज करते हैं पीओएस में, लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ पीओएस सिस्टम। पीओएस सिस्टम में हम क्या कंपोनेंट यूज करेंगे, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हार्डवेयर में, हार्डवेयर में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मॉनिटर यूज होता है, कि हमारे पास एक मॉनिटर हो, अगर मॉनिटर नहीं है तो टैबलेट हो, और आज टैबलेट नहीं है तो इसकी जगह पे आज हम देखो लिख दे रहे हैं, आज आई पार्ट्स, ध्यान रखना, आज आई पार्ट्स को को बल्कियर मॉनिटर की जगह पर, बल्कियर माने बड़ा, बल्कियर मॉनिटर की जगह पर यूज किया जा रहा है, यूज किया जाता है। इसका मतलब बल्कियर का मतलब बड़ा। अब चूंकि मॉनिटर बड़े होते हैं तो उनको हटा के आजकल आई पार्ट्स चल रहा है, तो आई पार्ट्स अगर पेपर में आता है तो क्या है, एक मॉनिटर ही है। समझ गए मेरी बात को। फिर देखो दूसरे नंबर पे बार कोड स्कैनर,
क्योंकि प्रोडक्ट पर बारकोड होते हैं तो उनको रीड करने के लिए बारकोड स्कैनर यूज होता है। फिर क्रेडिट कार्ड रीडर, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, जो भी होगा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड रीडर। रेसिप्ट प्रिंटर, रेसिप्ट प्रिंटर कौन सा होता है? थर्मल वाला, है ना? तो हम लिख देते हैं रेसिप्ट प्रिंटर। और पेपर में पूछा गया रेसिप्ट प्रिंटर कौन सा होता है, तो वहां ब्रैकेट में लिख लो थर्मल प्रिंटर। हम लोग थर्मल प्रिंटर ही यूज करते हैं। क्यों थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं? क्योंकि चीप होता है और इसमें इंक की आवश्यकता नहीं होती। तो ये 4 पॉइंट आपके कहाँ हो गए बोलो? हार्डवेयर में हो गए। अब लिखते हैं सॉफ्टवेयर में। हमसे पूछा कि भैया सॉफ्टवेयर बता दो, तो सॉफ्टवेयर होगा तभी तो आप बिल वाउचर बना पाओगे। तो सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर, कि हमारा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो, और बिजनेस सॉफ्टवेयर, दूसरा हमारा कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर हो। दूसरा हम लोग लिखते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें बिजनेस सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ। आपने सुना होगा कि ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। और ध्यान रखना, क्लाउड, एक आवश्यकता होती क्लाउड की। क्लाउड समझ रहे हैं ना? क्लाउड का मतलब होता है स्टोरेज की, और वो स्टोरेज कैसा होता है? क्लाउड बेस्ड। तो सॉफ्टवेयर में देखो डाटाबेस, बिजनेस सॉफ्टवेयर और क्लाउड की आवश्यकता होती है। तो इसमें बस इतना ही। बाकी मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ई वैलेट और एनपीसीआई नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर 8 में। तो एक आपका देखो आज रह जा रहा है, वो ई वॉलेट छूट जा रहा है, और साथ में एनपीसीआई छूट जा रहा है। तो ये दोनों टॉपिक में है ना, कल की क्लास में कवर करा दूंगा। तो आइए आज के क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, और एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना। और ये टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज देता हूँ, तो बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से भी नोट्स बना सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एप्लीकेशंस पर हम जाके अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहां से हम बैच भी ले सकते हैं। इसमें बहुत ऑफर चल रहा है, आपको 199 से लेके 249 तक सारे बैच मिल जाएंगे। तो जो भी बैच आपको लेना हो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।